नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि हम बात कर रहे थे कॉमन सभा के स्पीकर की बात, इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने कॉमन सभा के स्पीकर की बात की और अब अपन बात करेंगे कॉमन सभा की शक्तियों की कि कॉमन सभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं। ये देखिए, स्पीकर के बारे में हमने जो देखा, जो सुना, बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें अपन ने स्पीकर के बारे में पता लगी अपने को। ब्रिटेन में कॉमन सभा का स्पीकर एक रेपुटेड और एक डिग्निटीफुल पद है और हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही स्पीकर की कल्पना की थी और हम लगभग इसके आसपास पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्पीकरों का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो देखने को मिला वो ये भी मिला अपने यहाँ पे कि एक टेन्योर में, सदन के एक टेन्योर में स्पीकर, दूसरे टेन्योर में फिर लोकसभा का चुनाव लड़के सरकार बन गई तो मंत्री बन गए साहब। ये चीजें ब्रिटेन में मेरे ख्याल से संभव नहीं है। तो खैर ये आलोचना की बातें, कभी कोई सेमिनार वगैरह में बोलने की बातें हैं ये चीजें। आप विद्यार्थी हो, आप सिलेबस के ऊपर कंसंट्रेट करें तो ज्यादा बढ़िया अपन। अब अपन बात करेंगे कॉमन सभा की शक्तियां। संसद की व्यापक शक्तियों का वास्तविक उपयोग कॉमन सभा के द्वारा किया जाता है। ब्रिटिश संसद की शक्तियां अन्य व्यवस्थापिकाओं से भिन्न है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, परिणाम स्वरूप लिखित संविधान द्वारा व्यवस्थापिका पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध ब्रिटेन में नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। इसी प्रकार संसदीय व्यवस्था होने के नाते मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी अंततः कॉमन सभा को ही शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। कॉमन सभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है तथा कॉमन सभा का विश्वास होने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। संक्षेप में कॉमन सभा की शक्तियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है विधायिनी शक्तियां। कॉमन सभा का सर्वप्रथम कार्य विधि निर्माण है। विधि निर्माण प्रक्रिया का विकास करने का श्रेय भी ब्रिटिश संसद को ही जाता है। वस्तुतः विधि निर्माण प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रारंभ में विधि निर्माण में दोनों सदनों की समान भूमिका थी, किंतु 1911 तथा 1949 के अधिनियमों के पश्चात विधि निर्माण मूलतः कॉमन सभा का कार्य बन गया। लॉर्ड सभा को विधि पर विचार करने का सीमित अधिकार प्राप्त है। अब वह अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए किसी विधेयक को रोक सकती है। साधारण विधेयक यद्यपि दोनों सदनों में से कहीं भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तथापि महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रियों के द्वारा कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है कॉमन सभा की कार्यपालिका शक्तियां। कॉमन सभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकतंत्रीय सरकारों में संसदीय व्यवस्था को अध्यक्षात्मक व्यवस्था से इसी अर्थ में श्रेष्ठ माना जाता है कि इस व्यवस्था में कार्यपालिका पर संसद का निरंतर नियंत्रण बना रहता है। चूंकि मंत्रिमंडल मूलतः कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः सरकार को कॉमन सभा में अधिक सजग तथा सचेत रहना पड़ता है। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण की प्रक्रिया में कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर विशिष्ट विषयों पर सरकार को जानकारी देने के लिए बाध्य करते हैं। कॉमन सभा में स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर सरकार की कटु आलोचना की जा सकती है। इन प्रस्तावों पर यदि सरकार हार जाए तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। यद्यपि लॉर्ड सभा के सदस्य भी मंत्रियों से प्रश्न पूछकर आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तथापि विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान में यदि सरकार हार भी जाती है तो उसे अपदस्थ नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन वस्तुतः कॉमन सभा के प्रति ही है। वित्तीय शक्तियां। कॉमन सभा की वित्तीय शक्तियां देखिए, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं मूलभूत सिद्धांत का पालन करती है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं इस मूलभूत सिद्धांत का पालन करती है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के बिना न तो कोई खर्च किया जाना चाहिए, न ही कोई नया कर जनता पर लगाना चाहिए। इन दोनों ही सिद्धांतों के कारण
कामन सभा को ब्रिटिश शासन व्यवस्था में व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। जेम्स मैडिसन ने अपनी पुस्तक द फेडरलिस्ट में लिखा था कि जिसके पास धन होता है उसके पास शक्ति होती है। अतः यदि सरकार के पास कर लगाने व धन खर्चने की शक्ति होती है तो उसे कोई और शक्ति नहीं चाहिए। राष्ट्रीय वित्त पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की वजह से ही कामन सभा को ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। 1949 के पश्चात वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियां नाममात्र की रह गई। वित्तीय विधेयक सिर्फ कामन सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोई विधेयक वित्तीय है या नहीं, इसका निर्णय भी कामन सभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जा सकता है। कामन सभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक लॉर्ड सभा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, किंतु यदि लॉर्ड सभा 1 माह तक वापस नहीं करती है तो उसे सीधे राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में कामन सभा का नियंत्रण सर्वोपरि है। इस संदर्भ में कामन सभा की वित्तीय समितियों के कार्य उल्लेखनीय हैं। अन्य कार्य, इन परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त कालांतर में कामन सभा के कुछ अन्य कार्य भी पर्याप्त विस्तार हुआ। जैसे पहला है नागरिकों की कठिनाइयों पर ध्यान आकर्षित करना। 1965 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में सरकारी रिपोर्ट में कामन सभा के सदस्यों द्वारा सदन में अपने क्षेत्र के नागरिकों के कष्टों का निवारण करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया, ताकि माननीय सदस्य सदन में सरकार का ध्यान नागरिकों की कठिनाई के प्रति आकर्षित कर सके। इस उद्देश्य के लिए सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव तथा बजट में मांगों पर बहस जैसे संसदीय प्रक्रिया के विभिन्न अवसरों का उपयोग किया जाता है। कामन सभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। गंभीर विषयों पर सदन में दिए जाने वाले सदस्यों के भाषण समाचार पत्रों के जरिए जनता तक पहुंचाती है तथा इनके माध्यम से सामान्य नागरिकों को महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी प्रदान करती है। संचार के साधनों में क्रांति के पश्चात कामन सभा का यह कार्य महत्वपूर्ण हो गया। आवश्यकता पड़ने पर कामन सभा किसी विशिष्ट विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए जांच समिति भी बिठा सकती है। कामन सभा में विशिष्ट विषयों पर होने वाली बहस का उपयोग संबंधित राजनीतिक दलों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि सदन में महत्वपूर्ण विषय पर दिए जाने वाले भाषण जनता का ध्यान तुरंत आकर्षित करते हैं। इस प्रकार संचार के साधनों व जनता की बदलती अपेक्षाओं के साथ साथ कामन सभा के परंपरागत कार्यों में भी परिवर्तन आया है। ये मतलब कामन सभा की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां थी, जैसे वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसके साथ साथ मतलब अब अपन बात करेंगे कि कामन सभा की वास्तविक स्थिति क्या है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री की शक्तियों में बढ़ोतरी के साथ ही ब्रिटिश संसद की वास्तविक शक्तियों में कमी आई है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण ही संसद की शक्तियों में कमी के लिए उत्तरदायी है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश कैबिनेट तभी तक शक्तिशाली है जब तक उसे सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियां लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी स्वरूप वाली होती है। अब अपन बात करेंगे कामन सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखिए, ब्रिटेन में सरकार के कार्यों में विस्तार के साथ साथ कामन सभा का भी कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया। परिणाम स्वरूप कामन सभा द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थायी समितियों का प्रचलन बढ़ा। तथापि ब्रिटेन में यह प्रचलन सबसे बाद में तथा पर्याप्त संशय के साथ प्रारंभ हुआ। समिति व्यवस्था के प्रचलन के पीछे यही मान्यता रही कि विधि निर्माण जैसे जटिल कार्य में सूक्ष्म विषयों पर चर्चा के लिए समिति का प्रयोग श्रेयस्कर है। कामन सभा की समितियों का गठन चयन समिति के द्वारा किया जाता है। चयन समिति के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री तथा विरोधी पक्ष के नेता की सहमति से अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कामन सभा की जो प्रमुख समितियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है संपूर्ण सदन की समिति। संपूर्ण सदन की समिति में सदन के सभी सदस्य रहते हैं, किंतु अध्यक्षता समिति का अध्यक्ष करता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में मिलता है तो संसदीय प्रक्रिया के नियमों को लचीला कर दिया जाता है।
संपूर्ण सदन की समिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विषयों पर चर्चा करना है। समिति जब आय के मसलों पर विचार करती है तो इसे आय समिति यानी कि कमेटी ऑफ मीन्स, जब व्यय के मसलों व्यय से संबंधित विचार करती है तो इसे पूर्ति समिति कमेटी ऑफ सप्लाई कहलाती है। वित्तीय मामलों पर विचार करने वाली समितियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। यह निश्चित मान्यता है कि संपूर्ण सदन की समिति व्यय पर विचार करते समय व्यय का मूल्यांकन करती है, पर किसी भी तरह के व्यय के मद में वृद्धि करने का अधिकार उसे नहीं होता है। दूसरी है स्थायी समितियां। स्थायी समितियों की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा अधिवेशन के प्रारंभ में की जाती है तथा यह समितियां उस सत्र के अंत तक बनी रहती है। स्थायी समितियों का स्वरूप सामान्य होता है। अमेरिका के समान विषयवार समितियां सदन के द्वारा नहीं बनाई जाती। प्रत्येक स्थायी समिति में 15 से 50 के बीच कॉमन सभा के दलीय अनुपात के सदस्य होते हैं। समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा सभापतियों के पैनल में से की जाती है। सभापति समिति में कम से कम सदस्य होते हैं तथा यह समिति भी अधिवेशन के प्रारंभ में चयन समिति द्वारा बनाई जाती है। इन समितियों के नाम वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार यथा ABCD होते हैं। अध्यक्ष द्वारा विभिन्न विधेयक पर विचार के लिए इन समितियों को सौंपे जाते हैं। अमेरिका के समान ब्रिटेन में भी विषयवार समितियों का गठन किया जाए, यह संविधान सुविधा सुधार के संदर्भ में विचारणीय विषय रहा, किंतु ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था होने के कारण संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया पर संबंधित मंत्रियों का पर्याप्त नियंत्रण रहता है। अतः इस प्रकार की विशेषीकृत समितियों की अधिक आवश्यकता महसूस नहीं की गई। तीसरी प्रकार की जो समितियां वह है प्रवर समितियां। कॉमन सभा के अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने के लिए विशिष्ट समितियों की नियुक्ति का प्रचलन है। ये समितियां संबंधित विधेयक के विशेषज्ञों को निहित करती है। इनका आकार स्थायी समितियों की तुलना में छोटा होता है। इस प्रकार समिति का प्रयोग किसी विशिष्ट विषय पर जांच पड़ताल के लिए भी किया जा सकता है। प्रवर समितियों का कार्यकाल सीमित होता है तथा विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के पश्चात समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट है सत्रीय समितियां। वे समितियां जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सत्र के प्रारंभ में बनाई जाती है तथा सत्र पर्यंत निश्चित कार्य को करती है, जैसे चयन समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक याचिका समिति। इनमें सर्वाधिक प्रमुख चयन समिति होती है, जिसका प्रमुख कार्य विभिन्न समितियों के सदस्यों को नामांकित करना होता है। इसमें सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री व विपक्ष के नेता की सहमति से ही की जाती है। 5 नंबर का जो है वो निजी विधेयक समिति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये समितियां निजी विधेयकों पर विचार करने का कार्य करती है। कॉमन सभा के निजी विधेयक समिति में 4 तथा लॉर्ड सभा की समिति में 5 सदस्य होते हैं। इनके कार्य का स्वरूप अर्धन्यायिक होता है तथा समिति निजी विधेयक के पक्ष में तथा विपक्ष में विचार सुनती है, फिर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। विचार विमर्श के पश्चात विधेयक को अपने निर्णय के साथ सदन को लौटा देती है। इस प्रकार कॉमन सभा में विभिन्न लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से व्यापक समिति व्यवस्था का विकास किया गया। तथापि यह उल्लेखनीय है कि सभी समितियां कॉमन सभा के कार्यभार को बांटने के लिए तथा विधि निर्माण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए होती है। समितियों द्वारा सदन का कार्य अधिक कुशलता तथा मित व्यवस्था से किया जा सकता है। ब्रिटेन में कॉमन सभा की समितियों की स्वतंत्र स्थिति नहीं है तथा वे बहुमत दल तथा संबंधित मंत्री से उतनी प्रभावित रहती है जितना स्वयं सदन प्रभावित रहता है। प्रत्येक स्थिति में संबंधित विषय का मंत्री समिति में अपने विभाग से संबंधित विषयों के बारे में पर्याप्त जागरूक रहता है, क्योंकि सरकारी विधेयक की समिति तथा सदन से पारित कराने की जिम्मेदारी उसकी होती है। इस प्रकार मुनरो ने सही कहा है कि कॉमन सभा के वास्तविक नेता मंत्रीगण होते हैं तथा संपूर्ण मंत्रिमंडल ही कॉमन सभा की महान स्थायी समिति है। इस प्रकार ये कॉमन सभा की समितियों की हमने बात की। अब नेक्स्ट अध्याय में अपन चलेंगे। इसमें जो विधि निर्माण होता है संसद में उसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।